सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले, यानी कि आज यहाँ पर इस वीडियो में आप ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हो, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी टेट एग्जाम में या फिर सीटेट एग्जाम में या अदर स्टेट के टेट एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, जहां भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, ताकि अधिक से अधिक आप सभी लोग जुड़ करके इस वीडियो का लाभ ले पाएं। और खासकर हाउस वाइफ जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं लाती हूँ वो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे हुए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपका समय भी बचता है इससे, और आपकी जो तैयारी होती है वो बिल्कुल क्वालिटी वाली तैयारी होती है, जिससे आसानी से अगर आप कोई भी एग्जाम दो तो उसको आसानी से आप क्रैक कर पाओ और आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा कर पाओ। दोस्तों, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है या फिर गलत है? तो सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। यानी कि यहाँ पर माता पिता और उनके 2 बच्चों की बात, यानी कि यहाँ पर केवल 4 लोगों की बात की गई है। यह सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। दोस्तों, यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो परिवार होते हैं वो संयुक्त होते हैं और एकल होते हैं। तो संयुक्त परिवार में जो घर के बुजुर्ग होते हैं और घर के बुजुर्ग के अलावा जो उनके बेटे होते हैं, यानी कि मान लीजिए माता पिता हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा संयुक्त परिवार, ढेर सारे लोग इसमें होते हैं परिवार के, और ये इसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और जो एकल परिवार होता है, इसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही कथन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो घर से ही स्टार्ट होती है। घर में बच्चे के माता पिता होते हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, जिनसे बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय, परिवार, विद्यालय, सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक केंद्र। सबसे पहले बच्चा परिवार से ही सामाजिकरण का पाठ सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? जो हमारी पृथ्वी है इसका कितना भाग जल है? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर आधा? दोस्तों, आप सभी को पता है जो पृथ्वी का 3/4 भाग है, 3/4 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। तो यहाँ पर पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात 71% जल से ढका हुआ है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो महासागरों और समुद्रों में है वो 97.0%, यानी कि 97% समुद्र का पानी है, जो कि अनुपयोगी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत खारा होता है, इसको हम पी नहीं सकते। फिर 2% जो है ये बर्फ के रूप में बना हुआ है, और जो 1% है भूमिगत जल, जिसका हम प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग घरों में, नदियों के माध्यम से और झीलों के माध्यम से, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको पीने के लिए। तो ये केवल 1% ही है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? इटाई रोग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, पारा, कैडमियम, कैल्शियम और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इटाई रोग याद रखिएगा, जो इटाई रोग है यह जल में कैडमियम धातु की मात्रा अधिक होने से हो जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कैडमियम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैडमियम जब घुल जाता है पानी में तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। इसके अलावा जब जल में पारे की मात्रा अधिक होती है, पारा की मात्रा अधिक हो जाती है, पारा धातु की, तो इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है मिनीमाटा। मिनीमाटा या कहीं कहीं मिनमटा भी लिखा हुआ मिलता है। तो मिनीमाटा याद रखिएगा, पारा जब ज्यादा हो जाता है पानी में तो उससे मिनीमाटा रोग होता है। और इटाई रोग किसके वजह से होता है? तो पानी में कैडमियम धातु के घुल जाने से। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, प्रत्येक स्थान के
नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण इस प्रकार दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में आप सीटेट का पेपर उठा करके देख लीजिए, हर दूसरे साल आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा, ये सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ पर लोग किस तरीके के बने हुए घरों में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमें इसको मैच करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम असम की बात करें ऑप्शन सी की, तो असम के घर ऐसे होते हैं जो इन्हें बाढ़ से बचाएं। तो इसीलिए ये बांस के खंभे पहले लगा दिए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर ये असम में हो गए। ठीक है, अब अगर हम लद्दाख की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो यूज होते हैं, यहाँ पर होते हैं पत्थर। तो यहाँ पर देखिए पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई होते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वहां के आसपास के लोग उन्हीं चीजों से घरों को बनाते हैं। तो पत्थर के घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब देखिए लद्दाख और असम हो गया। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर क्या होती है, कटीली झाड़ियां होती हैं, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि राजस्थान में पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। वहां की जो मिट्टी है वो कैसी है, रेतीली है। तो मिट्टी के घर आप देखो, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो उनकी छतों पर कटीली झाड़ियां छाई हुई होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम मनाली की बात करें तो जो मनाली है यहाँ पर पत्थर या लकड़ी से बने ढालू के छतों वाले घर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें इनको मैच करना है। तो ए आप देखो, ए जो है ये यहाँ पर दूसरा इसका सही है। तो ए का यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले का दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए फिर इसके बाद हम ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर आप देखिए जो राजस्थान है इसका यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन बी जो है ये सही है, चौथा हो गया। फिर उसके बाद अगर हम असम की बात करें तो असम का कौन सा सही है, पहला सही है। और फिर उसके बाद लद्दाख की अगर हम बात करें तो पांचवा सही है। इस तरीके से ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम राइट लगा लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, फाख्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचिड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, यानी कि कैक्टस एक पौधा है, इसके कांटों के बीच में, इसमें कांटे होते हैं इस पौधे में, उन कांटों के बीच में ये अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। तो ये है फाख्ता। तो फाख्ता याद रखिएगा, जो फाख्ता है यह कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है और यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कबूतर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध। तो चील, गरुड़, गिद्ध, ये याद रखिएगा दोस्तों, यही तीनों हैं जो सबसे शार्प नजर होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा तेज इनकी नजर होती है और बहुत ज्यादा दूर की वस्तु को आते हुए भी ये लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चील, गरुड़ और गिद्ध ऐसे जीव हैं जो इंसान से भी 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। घटपर्णी पौधा नेपेंथिस जो है ये क्या करता है, तो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका रहता है। भारत में नहीं पाया जाता। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। दोस्तों जो घटपर्णी या नेपेंथिस पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पूर्ण रूप से या फिर उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है। कैसा होता है, सुराही के आकार का होता है, यानी कि पतला होता है ऊपर से। इनकी जो पत्तियां होती है सुराही की तरह होती हैं और यहाँ पर इनकी जो लंबाई होती है वो 1 इंच से लेकर के 1 फुट तक देखी गई है। और ये पौधे मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसा करके खा जाते हैं। ठीक है, चालाकी से फंसा कर क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिससे उनकी उन पौधों के नाइट्रोजन की आपूर्ति क्या होती है, पूरी होती है। नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए वो इस तरीके से मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसको सही लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम,
बेड़ेश्वर मेला राजस्थान। दोस्तों यहाँ पर ये जो नैना देवी मेला दिया हुआ है असम में, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो नैना देवी मेला है ये कहाँ लगता है, ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। हिमाचल प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। कहाँ, बिलासपुर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, याद रखिएगा। और ये सब सही दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर वनडे एग्जाम के लिए। केवल यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के अलावा भी ये एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, अलग अदर प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है ये क्वेश्चन, कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो दोस्तों जो पुष्कर मेला है यह राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है अजमेर, ये सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आते हैं। कुर्सी, मेज, दरवाजा, सोफा सेट आदि को बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? राजगीर, बढ़ई, कुम्हार या किसान? कितना आसान सा प्रश्न है। तो कुर्सी, मेज, दरवाजा, सोफा सेट, लकड़ी का काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? आप सभी को पता है कि लकड़ी का काम करने वाले को तो कुम्हार हम कहेंगे नहीं, कुम्हार तो मिट्टी का काम करने वाले को कहते हैं। और किसान क्या करता है? खेती करता है। तो किसान को तो हम कुर्सी बनाने वाला, मेज बनाने वाला कह नहीं सकते हैं। तो फिर कुर्सी मेज बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? कुर्सी मेज दरवाजा बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? बढ़ई कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर ही सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी की चीजों को बनाता है। लोहार क्या करता है? लोहे से निर्मित वस्तुओं को बनाता है, जैसे कि चाकू हुआ या फावड़ा हुआ, इस तरीके से जो लोहे के सामान होते हैं। इसके बाद देखिए, जो राजगीर होता है वो क्या करता है? वो भवन निर्माण, यानी कि जो मिस्त्री होते हैं, घर बनाते हैं, उनको हम राजगीर कहते हैं। दर्जी क्या करता है? कपड़े की सिलाई करता है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए 4, 2, 3, 1। तो 4 पहले का चौथा, फिर उसके बाद दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का पहला। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। मृत सागर क्या है? मृत मतलब क्या होता है? मरा हुआ। तो मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, क्या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है? इसमें से कौन सा सही है? आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करिए, इसमें कौन सा सही आपको लग रहा है। दोस्तों मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी महासागरों व सागरों से अधिक नमकीन है, यानी कि इसका जो पानी है वो बहुत अधिक खारा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। और इसका जो पानी होता है वो इतना अधिक खारा होता है कि इसमें जो मछलियां हैं वो जीवित नहीं बचती हैं। ठीक है, मृत सागर जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज भी पाया जाता है दोस्तों। और साधारण जल की तुलना में 20 गुना अधिक इसमें ब्रोमीन होता है, 50 गुना अधिक मैग्नीशियम और 10 गुना अधिक आयोडीन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका सही लगा लीजिए आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो महासागर है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? इसमें सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है महासागरों में? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सोडियम क्लोराइड है ये सबसे अधिक पाया जाता है महासागरों में। तभी क्या होता है, जो जल होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा खारा होता है। तो याद रखिएगा, जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl है, ये महासागरों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्रतीक का क्या अर्थ होता है? रुके, प्रवेश वर्जित, पैदल यात्री निषिद्ध या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है ये प्रतीक, तो मैं ये प्रतीक आप लोगों के सामने इस तरीके से बना दे रही हूँ। कुछ इस तरीके का प्रतीक है, जिसमें यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है और उसके आगे यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया है। इस प्रतीक के आगे ऐसे क्रॉस लगा दिया गया है। तो ये कौन सा प्रतीक है? इसका क्या अर्थ है? रुके, प्रवेश वर्जित, पैदल यात्री निषिद्ध या इनमें से कोई? दोस्तों
इसका अर्थ होता है इस तरीके से कोई सड़क जा रही है और यहाँ पर ये क्रॉस लग गया, इसका मतलब इसको यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर जाना मना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है प्रवेश वर्जित, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कहीं देखोगे या इस तरीके का कहीं पर बना हुआ रहता है, अक्सर नो पार्किंग लिखा होता है, तो इस तरीके से ये गोल होता है और ये इस तरीके से एक पट्टी बनी होती है और उसके बाद लिखा होता है नो पार्किंग, तो ये नो पार्किंग का चिन्ह होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 7 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो है NH7, नेशनल हाईवे 7, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है। 3745 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां से? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब से हुआ? ओलंपिक खेल जो आप देखते हो हर 4 साल पे होता है, जो कि बहुत भव्य होता है। तो इन खेलों की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत की गई थी वो 776 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई थी। ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ है दोस्तों वो यूनान के ओलंपिया शहर से शुरू हुआ था और यह जो खेल है दोस्तों ये प्रमुख रूप से ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हो 776 ईसा पूर्व में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जो आधुनिक हम देखते हैं, जो अभी के समय में जो ओलंपिक खेल होते हैं, इनका आयोजन कब से शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो 1896 ईस्वी में शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप जो देख रहे हो, ऑप्शन नंबर सी 1896 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सर्वप्रथम कहां से शुरू किया गया 1896 ईस्वी में? तो फ्रांस से शुरू किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कहां से? फ्रांस से शुरू किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। गंगा नदी कहां से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017 में यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था और देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिब्बत की सांगपो नदी जो है वो भारत में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और आप सभी लोगों ने भी इसका राइट आंसर दिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और बेहतर हो पाए और आप सभी लोग अपने एग्जाम में बेहतर करके आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे अब आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, यमुना को, गोदावरी को या गोमती को? तो आप सभी लोगों को पता है कि कौन सी नदी है जिसको हम राष्ट्रीय नदी कहते हैं। तो हमारी गंगा नदी है जिसको हम राष्ट्रीय नदी कहते हैं और 2008-9 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो गंगा नदी की लंबाई है वो लगभग 1000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप लोग। और उत्तर प्रदेश के 26 नगर गंगा नदी के तट पर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करिए। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय झंडे यानी कि तिरंगे के विषय में कुछ जानकारी दी गई है, इसका सावधानी पूर्वक हमें अवलोकन करना है। देखिए सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है
और नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो पहला है सबसे सही लिखा हुआ जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ये बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। और बीच में जो सफेद रंग होता है हमारे तिरंगे में, बीच में जो सफेद रंग होता है ये होता है शांति का प्रतीक। ठीक है, तो ये त्याग और बलिदान हो गया, बीच में शांति का प्रतीक। और नीचे जो हरा रंग होता है यहाँ पर ये क्या होता है, ये खुशहाली का प्रतीक होता है, शांति और खुशहाली का। तो ये ऑप्शन 4 भी सही है। फिर यहाँ पर ये जो मध्य में चक्र बना हुआ है ये शांति और खुशहाली का प्रतीक है, तो ये सही नहीं है। तो इसीलिए पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ये देखिए ये भी पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। किसी न किसी पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही मैं पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो और आप सभी लोग जो भी एग्जाम दो उसमें अच्छा ही करके आओ दोस्तों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ग्राम पंचायतों का क्या काम है? जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना या इनमें से सभी। दोस्तों ग्राम पंचायतें जो है ये सारा काम करती हैं, जल संसाधनों का रखरखाव भी करती हैं, स्कूलों का निर्माण भी करती हैं, बीपीएल लाभार्थियों की सूची भी तैयार करती हैं और लाभार्थियों को पहचान करके उनको जो संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको देते भी हैं। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है? पेड़ पौधे, वायु, मनुष्य या फिर सूक्ष्म जीव? इनमें से पर्यावरण के भौतिक कारक कौन से हैं पूछा जा रहा है। तो पेड़ पौधे, मनुष्य और सूक्ष्म जीव ये क्या है? ये जैविक कारक है। ये क्या है? जीव है। और ये जो वायु है, जो हवा है, जो पानी है, ये सब क्या है? ये सब भौतिक कारक हैं। तो यहाँ पर हवा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वायु, ये भौतिक कारक है। ताप, दाब, वायु ये सब भौतिक कारक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में डैश इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। तो जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं यानी कि जो ईवीएस है, ईवीएस ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनमें ईवीएस बहुतायत मात्रा में पढ़ा दिया जाता है? जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, भौतिकी एवं भूगोल, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र या उपयुक्त सभी में। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो ईवीएस के बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट आपके पर्यावरण ईवीएस से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस में पाठ्यक्रम होना चाहिए दृढ़, लचीला, सरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन है इसका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए, यानी कि उसको आसानी से हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में यूज करके बच्चों को आसानी से बता पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसको समझ ही ना पाए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रदूषण, भोजन, पोषण या ये सभी? तो ये सभी ईवीएस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे भोजन हो या पोषण हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का या पर्यावरण विज्ञान का? दोस्तों जो भूगोल विषय है, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान का भी विशेष अंग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम। पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित माना जाता है? कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या फिर ये सभी? तो दोस्तों जो हमारा पर्यावरण होता है यानी कि हमारे आसपास की वस्तुओं के विषय में, आसपास की चीजों के विषय में हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की बात हो, चाहे वो जीवों की बात हो, इन सभी की बात हम करते हैं। तो विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं, उनके कारणों व प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं, यह तो आपको पता ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान के अभाव में पर्यावरण की शिक्षा ही महत्वहीन हो जाएगी, क्योंकि जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चों को आसपास की चीजों के बारे में तो बताते ही बताते हैं। तो इस तरीके से विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, ये सभी क्या हैं? संबंधित है किससे? ईवीएस से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। कितने क्वेश्चंस आपने अच्छे से सही कर लिए हैं आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मैं लेकर के आऊंगी पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं ताकि आपके हर विषय की तैयारी जो है वो बेहतर हो पाए। तो हिंदी विषय की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और पर्यावरण की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। यूपी टेट की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स खरीदें, बिना किसी कोचिंग के आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई है। सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स खरीदें, तो इन सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। ईश्वर करें आप सभी के सपने पूरे हों और आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें, अपने जीवन में कामयाब हो और लोगों की मदद करें। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।